हाय माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो अपनी नीट की प्रिपरेशन और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन। क्या वो 7 चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करने से आप नीट और बोर्ड्स को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट आया था, सर टाइम, कैसे हम टाइम को मैनेज करें, कैसे हम टाइम टेबल बनाएं। तो आज का जो सेशन है बच्चों, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि एक इफेक्टिव और रियलिस्टिक टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए। ऑफ कोर्स अलग अलग बच्चों के लिए ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मोर और लेस अगर आप इस स्केलेटन को फॉलो करने वाले हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे अपने टाइम टेबल यानी कि अपनी रूटीन की, कि हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए बच्चों। नीट के लिए हम रूटीन कैसे बनाएं। तो आपको पता है कि जो हमारे पास सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा टाइम। क्योंकि अगर ऑफ कोर्स आप सब बायो के स्टूडेंट्स हो, तो अगर मैं आपको इवोल्यूशन में लेके जाऊं तो हम आज सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग स्पीसीज सिर्फ इसलिए बन पाए क्योंकि हमने टाइम के साथ इवॉल्व करना सीखा, हमने टाइम के साथ चीज़ों को बदलना सीखा, हम एडजस्ट करते चले गए, और इसलिए आज हम इस पूरे दुनिया पे ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि राज करते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें आगे भी आने वाली हैं, जैसे कि चीज़ें बदलती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो आपका दिमाग पूरे वक्त इन नई चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तो हम कैसे बनाएं अपना टाइम टेबल, कैसे हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को अपने आप से सिंक कर सकते हैं, और कैसे समझें कि कौन सा टाइम टेबल मेरे लिए परफेक्ट है या फिर कौन सा टाइम टेबल हमारे लिए सबसे एप्ट होने वाला है। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर मृणाल। और आपको तो पता ही होगा कि क्यों आज का वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि यहां पे मैं रियलिस्टिक चीज़ों की बात करने वाला हूं। आपको बहुत सारे ऐसे जगह मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां पे कुछ भी बनी बनाई बातें होती है और वो आपको कोई भी लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं और आप उसमें फंस भी जाते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फंस जाते हैं, जिन्हें पता नहीं होता कि रियलिस्टिकली हम टाइम टेबल कैसे बनाए। कोई बोलता है 16 घंटे पढ़ो, कोई बोलता है 9 घंटे पढ़ो, कोई बोलता है बस पढ़ते जाओ 17 घंटे पढ़ो, इससे कम में कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो, हमें ना इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की ग्रास्पिंग पावर अलग होती है, हर इंसान की एबिलिटी अलग होती है। ऐसे में अगर आपको एक कहानी याद आ रहा हो कि एक बार एक जंगल में जो है बहुत सारे जानवर होते हैं और उनके बीच एक तरह की कंपटीशन कराई जाती है। तो ये कंपटीशन थी कि उसमें कुछ कुछ टास्क थे। उसमें एक मछली थी, उसमें एक चीता था, उसमें एक चिड़िया थी। तो अलग अलग टास्क थे उनके पास, कि एक टास्क था कि पानी में स्विम करना है, तो मछली तो पानी में स्विम करने में फर्स्ट आ गई। लेकिन जब ये टास्क आया कि उसे पेड़ पे चढ़ना है, तो चीता जीत गया और मछली वहाँ पे हार गई। तो मेरा ये कहना है कि आपको अपनी एबिलिटी समझनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, मुझे कितना वक्त लगता है। आपको अपने आप से पहले कुछ सवाल, कुछ बुनियादी क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, और इन सवालों के जवाब के थ्रू ही आपका जो टाइम टेबल का डिज़ाइन है वो बनना चाहिए। ये बहुत से बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वो एक गलत डायरेक्शन की तरफ चला जाता है, क्योंकि उनका रूटीन गलत था। इस वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहती है, और वो पूरी जिंदगी अपने आप को इस बात से कोसते रहते हैं कि कहीं ना कहीं शायद मैंने मेहनत थोड़ी कम करी होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनकी प्लानिंग, उनकी प्रिपरेशन, उनकी स्ट्रैटेजी, ये सब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके लिए समझना पड़ेगा हमें हमारे खुद के दिमाग को, क्योंकि बच्चों, जब आप फ्यूचर में डॉक्टर्स बनोगे तो ऐसा मत सोचना कि आज के डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो आप करने वाले हो। उस वक्त तक टेक्नोलॉजी शायद किसी और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई होगी, जो कि अभी पहुंचने वाली है। और जब 4 से 5 साल या 6 साल में जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके जब आप फील्ड में उतरोगे, तो हो सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज आपको यूज करनी पड़े। तो डेफिनेटली आपको अपने ब्रेन को इस चीज के लिए हमेशा तैयार रखना है कि कोई भी नई चीज आती है तो मैं उसे ग्रास्प कैसे करूं। अब देखो, मैं बताता हूं कि एक कोई बच्चा है जिसने मेहनत तो बहुत करी है, लेकिन उसने कुछ भी अनाप शनाप से शेड्यूल बना रखे, कोई भी अनरियलिस्टिक शेड्यूल, हाँ, कि 3:30 बजे सुबह को मैं उठने वाला हूं, ठीक है, मैं सिर्फ 4 घंटे सोऊंगा, मैं 17 घंटे पढ़ाई करूंगा। लेकिन क्या आपका ब्रेन इन पूरे टाइम पे इफेक्टिव रहता है?
या नहीं रहता है। मैंने आपको पावर नैप का भी इंपॉर्टेंस बताया था, मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग्स की भी टेक्निक सिखाई है, लेकिन वो करें कब, वो कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे हम अपने दिनचर्या में यानी कि अपने डेली रूटीन में इन सब बातों को अच्छे से ढाल दें। तो एक बच्चा है जिसने मेहनत तो चलो बहुत करी है, वो बहुत पढ़ता है, उसने टू डू लिस्ट बनाया, उसने ये किया वो किया, बहुत सारी चीजें करी, बहुत मेहनत करा, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, देखो हार्डवर्क तो सब बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन जब फाइट इस लेवल पे पहुंच जाती है, जब कंपटीशन इस तरह का हो जाता है कि 16-17 लाख बच्चे हैं और उसमें से किन्हीं 30-35 हजार लोगों का सिलेक्शन होना है, तो आपको समझना चाहिए कि सिलेक्शन रेशियो 1/1000 होता है, यानी कि 1000 बच्चों में से कोई एक ऐसा हीरा बच्चा निकल करके आता है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना है, और अगर आप एक सीरियस कॉम्पिटिटर हो, अगर आपने मेरे सेशंस भी फॉलो करे हैं, मैं ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स बताते रहता हूं बच्चों को, और मैंने देखा है कि जो बच्चा खुद को एक वक्त एवरेज समझता था, जिसे लगता था कि शायद यार नीट मेरे बस का नहीं है, उसने बहुत अच्छा रैंक ला करके आज वो किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में भी पहुंच चुका है। और ऐसे बहुत सारे बच्चों के फोन्स आते रहते हैं कि सर मुझे तो लगा था एक वक्त कि मेरा 11th स्टैंडर्ड पूरा ही खराब हो गया है, अब तो मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बहुत पिछड़ चुका हूं। और आज जब वो बताते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, अपनी बातें कराते हैं, और मैं ऐसे बच्चों को ये भी बोलता हूं कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो जरूर आप रीच आउट करना हमारे स्टूडेंट्स के साथ, और उन्हें आप अपनी कहानी आप अपने खुद से बताओ। क्योंकि देखो यार, क्या बोलते हैं ना, सांच को आँच नहीं, अगर कोई सच्चा है तो उसे किसी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए बच्चों मैं आपके लिए आज ये बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी बातें ना कोई करेगा नहीं। लोग आपसे बोलते रहेंगे पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, लेकिन कैसे हम अपने पूरे टाइम टेबल को इस तरह से बनाएं कि हमारा दिमाग थके नहीं, कैसे हम अपने आप को इतना इफेक्टिव बना लें कि जब हमारा नीट का एग्जाम हो तो हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर के, प्रिपेयर्ड होकर के इस एग्जाम को देने के लिए जाएं। तो यही बात मैं कर रहा हूं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ लगे रहते हैं और वो कुछ भी अनरियलिस्टिक रूटीन बना लेते हैं। और अब होता क्या है, चूंकि रूटीन ही अनरियलिस्टिक है, वो टाइम टेबल ही अनरियलिस्टिक है, तो वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है उसके बाद कि जब आप उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हो तो आपको एक गिल्ट ट्रिप आता है, आपको लगता है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूं, या फिर जो एक सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट होता है वो आपको आता है। ऐसे इमोशंस आते हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव इमोशन है, और ऐसी तैयारी के लिए आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर मैंने डिसाइड किया है कि आज के आज मैं पूरे दिन लगा करके मैं पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर दूंगा, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करीब 20 पेजेस हैं और आप 17 पेजेस तक पहुंच पाए, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उन 17 पेजेस को छोड़ के सिर्फ उस 3 पेजेस के बारे में सोचते रह जाओगे, या फिर उस 3 पेजेस के बारे में अफसोस करते रह जाओगे जो आपसे पूरा नहीं हुआ। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि आपने काम नहीं किया, आपने मेहनत नहीं किया, प्रॉब्लम यहां यह रह गई कि आपने अनरियलिस्टिक टारगेट बना लिया। अगर आपने अपना टारगेट 15 पेजेस का बनाया होता और 17 पेजेस पढ़े होते तो आप मोटिवेटेड भी ज्यादा होते और आप अगले दिन के लिए और ज्यादा तैयार होते और ज्यादा उसे और खींचने की तैयारी करते। तो मैं आज यही सब छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें लेकर के आपके सामने आया हूं। आपको पता है कि जो भी बात मैं आपसे कहता हूं आपकी तैयारी के लिए वो सारी बातें कितनी ज्यादा जरूरी हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप दिन से रात करते रहो, पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। ऐसा करना मोनोटोनिसिटी को जन्म देता है, यानी कि आपका रूटीन अगर मोनोटोनस हो गया बच्चों तो आप बोर होने लग जाओगे, और अगर आप बोर होने लग गए तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ आधी अधूरी आपके दिमाग में जाएगी। तो कैसे हम अपने बॉडी क्लॉक को इस तरीके से रिवायर करें, इस तरीके से प्लान करें कि हमारे पास हर चीज के लिए एम्पल टाइम हो। जी हां, मैं बोल रहा हूं हर चीज के लिए, यहां तक कि खेलना भी जरूरी है, टीवी देखना भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। आपको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपके दिमाग को रिचार्ज करती हैं और आने वाले नेक्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए उसे तैयार करती है। लेकिन हमें भावनाओं में नहीं बहते रह जाना है। ऐसा नहीं कि अगर हम टीवी देखने बैठे तो 3-4 घंटे तक टीवी ही देखते रह रहे हैं। इसलिए टाइम टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम टेबल होने से आपको पता चलता है कि आपका इस वक्त का टाइम किस चीज के लिए एलोकेटेड था और आप उसे क्या करने में लगा रहे हो। यानी कि आपको आपका दिमाग खुद ही एक अलार्म देने लग जाएगा, आपको खुद ही बताने लग जाएगा कि भाई
ये टाइम तेरे पढ़ने का था, तू बैठ के टीवी देख रहा है, ये गलत है। तो ये जो गिल्ट ट्रिप आपको बाद में आती थी, ये तभी के तभी ट्रिगर होने लगेगी, और जैसे ही ऐसा होने लगेगा तो आप टीवी करोगे बंद और उठ करके चले जाओगे और किताब पढ़ना शुरू कर दोगे। तो मैं आपको यही चीज बताता हूं कि आपको एक प्रॉपर और एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने की क्यों इतनी ज्यादा जरूरत है। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझा दूंगा। मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, आप अपने हिसाब से उसे थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हो। तो मैं बताता हूं कि नीड ऑफ अ परफेक्ट टाइम टेबल क्यों होती है बच्चों। क्योंकि जब आप इस लेवल की कंपटीशन में बैठे हो तो आपको एक पर्टिकुलर दिशा में काम करना होता है और उस डायरेक्शन को टाइम टू टाइम चेंज भी करना होता है। अब ये बनेगा कैसे? तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला, एक ऐसा बच्चा है जिसने कोई कोचिंग नहीं ले रखी है, वो पूरे दिन घर पे रह के खुद से तैयारी कर रहा है, चलो हमारे सेशंस देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, और बाकी जो भी उसने कुछ भी ऑनलाइन अगर उसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो वो वहां से पढ़ रहा है। तो उसका रूटीन, एक रियलिस्टिक रूटीन कैसा दिखना चाहिए? देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि आपको जो है ना, सुबह में मैंने बस एक आइडियल स्टूडेंट को मान करके ये रूटीन बनाया है। आप चाहो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे से कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि टाइम टेबल बनाते कैसे हैं। तो देखो, हर चीज के लिए आपको टाइम निकालनी है। सबसे पहले लिस्ट आउट कर लो अपनी प्रायोरिटीज, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो मिस करी ही नहीं जा सकती। अगर मैंने बोला कि मैंने ब्रेकफास्ट के लिए टाइम ही नहीं रखा है या लंच के लिए मैंने टाइम ही नहीं रखा है मेरे टाइम टेबल में, तो कैसे काम चलेगा बोलो? तो ऐसे ही आप पहले लिस्ट आउट कर लो अपनी प्रायोरिटीज की, पूरे दिन में मेरा लगता क्या क्या है, मेरा टाइम कहां जाता है। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर मान लो कोई बच्चा है तो उसे 6 बजे सुबह को उठ जाना चाहिए, ठीक है? तो 6 से 6:30 तक वो उठता है, फ्रेश होता है, थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज करनी है तो वो आप कर सकते हो, रेडी हो जाते हो, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा नहीं। बिल्कुल 6:30 तक आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। और 6:30 टू 8:30 ये उस बच्चे के लिए है जिसने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी है। तो 6:30 टू 8:30 आप बैठ के जो आपका सबसे प्राइम सब्जेक्ट है, जिसका जो वेटेज है वो 50% है आपके एग्जाम में, बायो, उसे टारगेट करो। क्योंकि सारे बच्चे बायो में अच्छे होने वाले हैं, तो वहां पे कंपटीशन कहीं ज्यादा है, तो इसलिए आपको उसमें अच्छा होना ही होगा। तो आप बायो से शुरुआत करते हैं, ठीक है? अब 8:30 टू 10 क्या करना है आपको? थोड़ा फ्री टाइम ले लो यार, थोड़ा ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा घूम लो, थोड़ी देर टीवी भी देख सकते हो, थोड़ा अगर दोस्तों से बातें करनी है, फैमिली से बातें करनी है तो वो सब कर सकते हो। लेकिन ये इंश्योर करो कि 10 बजे शार्प आप वापस से बैठ गए हो। लेकिन अब बायो लेकर के नहीं बैठना है। चलो आपने जितना भी पढ़ा है उतने को बस रहने दो। मान लो कि आपने सिर्फ 10 पेजेस पढ़े, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वापस उस पर आएंगे, बट अभी उससे वापस नहीं छूना है। अब आपको क्या करना है? आपको उठाना है दूसरा सब्जेक्ट। देखो, ये इंटरमिंगलिंग जो होता है ना, वो आपके ब्रेन को ट्रेन करता है, इसे रीवायर करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। अब ये सब साइकोलॉजिकल बातें हैं जो हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन जो भी बंदा टॉप कर रहा है, जो भी लड़का या लड़की जिसे आप देखते हो जो टॉप कर रहा है, वो जाने अनजाने में, यानी कि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली यही ट्रिक अपना रहा है बच्चों। लोग बताते नहीं हैं, लोग शेयर नहीं कर पाते, शायद उन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि वो इस डिटेल में कैसे आपको ये सब चीजें लेकर के आए। लेकिन चूंकि आप मेरे साथ हो, तो मेरे बच्चे कौन से पीछे रहने वाले हैं? किसी भी चीज में मैं आपको कभी भी पीछे नहीं रहने दूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 10 बजा नहीं कि आपका जो ब्रेन क्लॉक है वो तुरंत से आपको एक अलार्म, एक ट्रिगर, एक वार्निंग देना शुरू कर जाएगा, 10 बज गए हैं, अब तुम्हारा ये टाइम खत्म हो चुका है, चलो अब पढ़ने का वक्त आ गया है। आप क्या करोगे? अब बायो की सारी चीजें डेस्क से हटा दो, क्योंकि कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए एक सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त। उस वक्त अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके टेबल पे सिर्फ केमिस्ट्री की किताबें, केमिस्ट्री की डीपीपीज, केमिस्ट्री की कहानियां, सारी चीजें वहां पे केमिस्ट्री की होनी चाहिए। अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो आप फिजिक्स की चीजें वहां पे लेके रख सकते हो। उसके बाद आप ये काम करोगे 12:30 तक। 12:30 से 1 बजे तक आधे घंटे का, सिर्फ आधे घंटे का आपको टाइम मिलेगा लंच का। तो आप जहां भी रह रहे हो, मेस में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, या फिर चलो घर में भी रह रहे हो, तो आप ये रूटीन अपने दीवार पे चिपका सकते हो, अपने घर वालों को बता सकते हो, अपनी मम्मी को बता सकते हो कि देखो ये टाइम है मेरे लंच का, तो मैं ये टाइम को ज्यादा आगे पीछे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे इस टाइम तक लंच दे देना। आपको जाना है, लंच करना है, 15 से 20 मिनट लंच करने में लगते हैं, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, और फिर 1 से 2 वापस आओ बायो के लिए। अब देखो बच्चे, देखो क्या है कि आपको ना लेट के नहीं पढ़ना है, क्योंकि लंच के बाद क्या होता है कि हमें नींद आने लगती है। तो और बच्चे क्या करते हैं, जाते बेड पे आराम से कहानियों की किताब की जैसे बायो की बुक खोलेंगे और फिर देखते देखते उन्हें ऐसे ऐसे होते होते वो सो जाएंगे, ठीक है? तो वो काम नहीं करना, आपको बैठ के पढ़ना है, बैठ के अपने टेबल, अपने चेयर पे बैठ करके पढ़ना है वहां पे। तो
आपको 1 से 2 क्या करना है भाई, बायो करना है। उसके बाद 2 to 3:30 आपका फ्री टाइम है। इस फ्री टाइम में आपको क्या करना है, आप थोड़ी देर घूम के आ सकते हो, थोड़ी देर आप लोगों से बातें कर सकते हो, घर वालों से बातें कर सकते हो, या अपने फ्रेंड्स से बातें कर सकते हो, फोन पे बातें कर सकते हो, थोड़ी देर टीवी देख सकते हो। जो भी कर रहे हो आपको इसी फ्री टाइम में करना है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज है, अगर इस बीच किसी फ्रेंड का फोन आता है कि यार ये प्लान बनाना था, ऐसा कुछ करना था, तो तुम्हारा क्या सीन है, तुम बताओ तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई मैं ना तुझे 2 से 3:30 के बीच में कॉल करता हूं, ठीक है। तो सारी चीजें, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें रह रही हैं आपकी सुबह फर्स्ट हाफ की, उन सबको आप पुश कर दोगे 2 से 3:30 के बीच में। अच्छा, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ये फ्री टाइम ले रहे हो, तो जब वापस आओगे तो आपने जो पहला सब्जेक्ट उठाया था, मान लो किसी ने पहला सब्जेक्ट फिजिक्स उठाया, तो अब आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। मतलब कि सब्जेक्ट को रिपीट नहीं होना है, ठीक है। हर ब्रेक के बाद सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यह करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम भी देते हो तो आपको पहले बायो, मान लो किसी ने बायो से शुरू करा, तो तुरंत से स्विच करना होता है दूसरे सब्जेक्ट पे, तुरंत से स्विच करना होता है तीसरे सब्जेक्ट पे। ये स्विचिंग टाइम ज्यादा होता है। और बच्चों, जो एक चीज आपके पास ज्यादा नहीं है वो आपके नीट एग्जाम में है, वो है टाइम। क्योंकि अगर आपने टाइम को पकड़ लिया, अगर आपने टाइम को पकड़ लिया बच्चों, तो यकीन मानो कि आप बहुत आसानी से कर जाओगे। क्योंकि ये बच्चे तो सभी एग्री करेंगे मेरे साथ कि यार सर एग्जाम में ना नहीं बन रहा था, लेकिन मैंने घर में आके बनाया, वो तो 3.5 घंटे में मैंने सब सॉल्व कर दिया। तो ये क्या जादू हो गया। सेम, मैं तो सेम इंसान हूं, पेपर भी सेम था, पर मैं ऐसा कैसे बना सकता हूं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये माइन्यूट डिटेल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप वापस आते हो तो आप थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक ले सकते हो, जहां पे आप कुछ भी गेम खेल लो, या दौड़ के आ जाओ, रनिंग कर लो, थोड़ी देर बैडमिंटन खेल लो अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो, या कुछ भी, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है कि हम जिस मोड में बने रहते हैं, वो जोन, वो जो मोनोटोनिसिटी आने लगती है, वो टूट जाती है। जैसे ही ये टूटेगी, आपका दिमाग फिर से रिफ्रेश हो जाएगा वापस नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। और उसके बाद जब आप आते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट देख करके या तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो आप वहां बैठ करके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर 8 से 8:15 तक आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ठीक है। और इस ब्रेक में आपको क्या करना है, आपको लेना है एक छोटा सा पावर नैप। छोटा सा पावर नैप, मैंने बताया था कि 6 से 7 मिनट का अगर आपने एक छोटा सा पावर नैप ले लिया तो आप फिर से रिचार्ज हो जाओगे। देखो, आपने शुरू से सुबह से बहुत सारी एक्टिविटी करी है, तो अब आपका ब्रेन थकने लग रहा होगा, और धीरे धीरे करके आपको ट्रेन करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात की, आपको क्या करना है, धीरे धीरे ना एक पाइल बाय पाइल, लेयर बाय लेयर आप अपनी तैयारी को इस तरीके से करते जा रहे हो कि आपकी बॉडी क्लॉक एडजस्ट होती चली जा रही है। आप यकीन मानो, अगर आप ये 7 दिन करोगे और आप मुझे लिख के बताओ कि हाँ सर मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपका ये चैलेंज कि मैं अपने रूटीन को 7 दिन फॉलो करूंगा, 8वें दिन यकीन मानो बच्चों, आपका दिमाग खुद ही ऐसा हो जाएगा कि अपने आप आपको रूटीन याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। अपने आप आपके दिमाग में अलार्म सेट हो जाएगा और चीजें अपने आप आती चली जाएंगी कि हाँ ये टाइम है, ये खेलने का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम है, ये पावर नैप का टाइम है। तो पावर नैप का वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे जाकर के जरूर से जरूर देखिए। क्योंकि देखो, इसके पहले जो आप काम कर रहे हो, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो 6:30 to 8, तो उस वक्त आपने जो टेक्निक यूज करी है वो कोबरा टेक्निक है। कोबरा टेक्निक के भी वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के बिल्कुल देख लें कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स और उन्हें कैसे हमें प्रोसेस करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। ये सारी टेक्निक जब आप यूज करते हो तो आपका बहुत ज्यादा फोकस यहां जाता है, और जितना ज्यादा फोकस जाता है उतना ही आपका दिमाग थकता है। इसलिए यहां पे 15 मिनट का पावर नैप का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 6 to 7 मिनट्स होना चाहिए। लेकिन आपको चूंकि रिचार्ज भी होना है, आप जाओ, थोड़ा पानी पियो, वापस आओ, एक छोटा सा पावर नैप लो और फिर लग जाओ किसमें, बायो पढ़ने में। सिर्फ 45 मिनट्स आप करोगे और जो भी चीजें सुबह से छूट गई थी उन सभी चीजों को कंप्लीट कर लेना है। यानी कि एक कंप्लीशन का सेंस होना चाहिए यहां पे। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 से 10:30 आपका डिनर टाइम है। और इस डिनर टाइम पे आप जब टेबल पे बैठे हो तो अपने फैमिली वालों के साथ बात करो, अपने भाई बहन से पूछो कि उनका दिन कैसा गया। तो आपको दिन में ऑलमोस्ट 2 से 3 बार ये फैमिली बॉन्डिंग करने के लिए, आपको अपने दोस्तों से बात करने के लिए, हर चीज के लिए आपको प्रॉपर वक्त मिल रहा है। और 10:30 से 11:30 रिवीजन। देखो, रिवीजन को मैं ऐसे बोलना चाहता हूं कि यह है टाइम अपना रिकॉलिंग का। रिकॉलिंग क्या होती है, रिकॉलिंग ये होती है कि दिन भर मैंने जो भी किया मैं उसे याद करूंगा, मैं उसे दोबारा अपने दिमाग में एक पिक्चर की तरह बना लूंगा कि अच्छा मैं सुबह उठा, मैंने सबसे पहले ये पढ़ा, इस टॉपिक में ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने फिर ये वाला डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को भी इमेजिन करने की कोशिश। आपको सिर्फ आंख बंद करके करना है बच्चों, सिर्फ आपको अपने आंख बंद करके
ये सारी चीजें करनी है। और ऐसा करते करते जब आप दिन के एंड पे आओगे तो यकीन मानो आपको नींद भी आ जाएगी और आप 11:30 बजे मजे से सो जाओगे। और फिर अगले दिन चूंकि आपको 6:30 उठना है और आपको वापस से 6 o'clock उठना है और वापस से आपका यही रूटीन चलना है, तो आप देखो कि एक रियलिस्टिक रूटीन इस तरीके से बनाई जाती है किसी एक बच्चे के लिए जो कि कोचिंग नहीं जा रहा है, जिसके पास पूरा पूरा अपना टाइम है। जनरली ये ड्रॉपर्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अब आ जाता है अगर किसी बच्चे का स्कूल है या कोचिंग है तो वो क्या करे सर, हम क्या करें सर, आपकी रूटीन तो हमारे में फिट ही नहीं हो रही है। तो देखो, ऐसा नहीं कि कोचिंग में या फिर स्कूल में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहां भी आप पढ़ाई कर ही रहे हो, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि ऐसे बच्चों का टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यहां पे आपके सामने QR कोड है, आप उसे स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वीडियो को तो आपको जरूर कर देना चाहिए। हाँ, आते हैं अब अपनी अगली बात पे कि अगर आपका टाइम टेबल ऐसा बनाना है जहां पे आपकी कोचिंग भी है, आपका स्कूल भी है, तो वो कैसा होना चाहिए। थोड़ी सी ट्वीक आएगी और ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। ऐसे इसमें ये वाला टाइम टेबल इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप अपने हिसाब से उसे ना एडजस्ट कर लो, आवर्स को एडजस्ट कर लो, टाइमिंग्स को एडजस्ट कर लो। किसी को लगता है यार 1.5 घंटे का ब्रेक सर थोड़ा ज्यादा है, मैं 1 घंटे का ही ब्रेक में मेरा काम चल जाता है, तो आप कर लो। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूं कि रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते कैसे हैं। अब देखो, फिर से आपका वही चीज है कि 6 to 6:30 आप उठे और 6:30 to 7:30 आपने वो रिवाइज किया जो आपने कल पढ़ा था। उसके बाद 7:30 to 9 ऑफ कोर्स आपको रेडी होना है, आपको तैयारी करनी है, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है। फिर मोस्ट प्रोबेबली आपका 9 बजे से 2 बजे तक आपका कोचिंग टाइम हो रहा होगा और 2 से 3, 3:30 बजे तक आपका ब्रेक रहेगा। इस बीच में बिल्कुल भी मत पढ़ाई करना, इस ब्रेक को पूरी तरह से यूटिलाइज करना, क्योंकि जब आप कोचिंग से आते हो तो आपको लंच भी करना होता है, कुछ खाओ, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, थोड़ा घूम लो, दोस्तों से बातें कर लो, थोड़ा टहल के आ जाओ, थोड़ी देर टीवी देख लो, मोबाइल चला लो, जो भी करना है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है सब इस ब्रेक में करना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि 3:30 बजे आपको बिल्कुल वापस बैठ जाना है, 3:30 से 5 बजे तक, और आपको क्वेश्चंस लगाने हैं जो आप पढ़ के आए हो उस दिन के कोचिंग के, ठीक है। और फिर थोड़ा सा फ्री टाइम लो, 5 से 5:15। अब आप कोचिंग जाने के बाद बहुत ज्यादा थक रहे होगे, यानी कि आपका दिमाग भी थक रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इस ये जो 15 मिनट है इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा सा पावर नैप लेना है। हाँ, जिन बच्चों ने कोचिंग या स्कूल्स या कॉलेजेस जिन्हें वो जाना है, उन्हें पावर नैप का टाइम थोड़ा सा पहले आ जाता है, क्योंकि आप पहले ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव कंटेंट एब्जॉर्ब कर चुके हो, तो आपको टाइम है कि अपने दिमाग में इन चीजों को सेटल होने दिया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर से वही कहानी शुरू की, फिर से हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पे हम फॉर्मूलेज बनाएंगे, जहां पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर वापस एक ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक, जहां पे आप कुछ खेल सकते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, पर ये करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपने फिर से एक छोटा सा ब्रेक लिया जहां पे आप अपनी डिनर भी कर रहे हो, लोगों के साथ बातें भी कर रहे हो, और वापस से वही रिवीजन, वापस से वही रिकॉलिंग, वही रिवीजन की मैंने आज पूरे दिन क्या क्या किया है। तो जब आप ये करते हो, ये रिकॉलिंग का जो प्रोसेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ना आपकी सारी थॉट प्रोसेस, सारे इंफॉर्मेशन बिल्कुल सीमेंट हो जाते हैं, आपको चीजें याद रहने लगती हैं। और उसके बाद क्या करना है, अगले दिन के टारगेट को सेट करो कि हाँ, अब कल ये चीजें पढ़ाई होने वाली है, ये चीजें आने वाली है, मुझे ये चीज तैयार करके जाना है, मुझे कल भी अपना रूटीन ऐसे ही फॉलो करना है। तो बस ये करते करते आपको क्या करना है, आप अपने नींद की दुनिया में, सपनों की दुनिया में प्रवेश कर जाओगे और आप सो जाओगे। अब देखो, इससे क्या होगा, इतना टाइट रूटीन होने से क्या होता है कि आपको डे ड्रीमिंग, ये फालतू के थॉट्स, इन सब चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता, तो आपका टाइम किल नहीं होता, आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हो। और मैं एज अ टीचर तो यही बोल सकता हूं कि मैं आपके लिए सिर्फ गेट खोल सकता हूं यार, चल के जाना तो आपको खुद है, क्योंकि ये सपना आपका है, ये सपना आपने देखा है, तो कीमत भी आपको ही चुकानी पड़ेगी। चलो, मैं मिलूंगा फिर आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, एक और नए तरीके के साथ, एक और टिप्स के साथ, एक और ट्रिक के साथ, जिससे कि आपकी जो नीट प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक रहे और जो सपना आपने देखा है उसे आप बिल्कुल पूरा करोगे। सो जस्ट स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग।